दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। 373 प्रश्न कंप्लीट हो चुके थे। शुरू करेंगे। अगर ओवरऑल देखें तो करीब 450 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे। वैसे सीरियल वाइज देखें तो ये 374 है, ठीक। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न क्या है, किस पहला स्टेप बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है इन कथनों पर विचार करके, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना कार्यालय त्याग सकते हैं, बात सही है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है। दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सी इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या देख लें। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना कार्यालय त्याग सकते हैं, ये बात सही है, ठीक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट न्याय समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक संशोधनों से संविधान की रक्षा करता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए गलत पूछा गया, इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण, सरकार को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ही रिट जारी कर सकता है। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ही क्यों भाई, क्षेत्रीय अधिकार से बाहर भी तो कर सकता है ना, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य है, नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। 226 में हाई कोर्ट है, ठीक। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, गलत पूछा गया था तो सी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, ठीक है। चलिए, उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण, सरकार को न केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर बल्कि क्षेत्रीय अधिकार के बाहर भी कार्रवाई जारी कर सकता है, अगर कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है तो। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद क्षेत्राधिकार जो है 226 है और सर्वोच्च न्यायालय 232, ये सिर्फ 32 अनन्य नहीं बल्कि समवर्ती है, ठीक। इसका अर्थ है जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष क्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। उसके पास दोनों विकल्प खुले होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्रावधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करता है, ये बताना हमें। इसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो संसद से नहीं मुख्य न्यायाधीश से करते हैं, ठीक है ना। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श करते हैं, उसके बाद नियुक्त होते हैं, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान अपना कार्यालय रखते हैं, मतलब इनके प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, ठीक। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। न्यायाधीशों को वेतन जो है भारत के समेकित कोष पर आरोपित किया जाता है, जिसके लिए विधायिका को वोट नहीं देना पड़ता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है और सही हमें बताना था, इसलिए सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, समेकित कोष पर आधारित है, बात सही है। एक शर्त ये भी है कि आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अगर लगता है तो उस समय पे इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है ना। और इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो संसद क्या करती है, हमेशा समय समय से उनको निर्धारित करती रहती है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसका तीसरा सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है, ठीक। न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल उस तरीके से संविधान में वर्णित आधार पर ही हटाया जा सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति का अपने प्रसाद पर्यंत नहीं रखता, फिर लेकिन वो उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात सही है। न्यायाधीशों कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत के समेकित कोष पर लगाया जाता है और इस प्रकार वो संसद
द्वारा गैर मतदान योग्य हैं, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, मतदान नहीं हो सकता संसद में, यही मेन मतलब है। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के संबंध में सही है, बताना हमें। तो यह वित्तीय कानून से संबंधित है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किया गया, तो पूरी बिल्कुल गलत है। ठीक। दूसरा है, अधिनियम के तहत विदेशों से धन प्राप्त करने वाले एनजीओ को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करना होता है, ये सही है। आपको बता दें, एफसीआरए क्या लग रहा, विदेशी योगदान अधिनियम विनियमन अधिनियम, तो ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, वित्तीय मामला नहीं। पहली बात, किसका मामला है? आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ये ध्यान रखना है। ठीक। दूसरी चीज, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। दूसरा स्टेटमेंट सही था, इसलिए सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। विदेशी योगदान विशेषकर मौद्रिक दान को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है, एफसीआरए। एफसीआरए अधिनियम 2010 के अनुसार क्या है कि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अधिनियम के तहत संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता, हर 5 साल पे खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है संगठनों को। ठीक। चूंकि अधिनियम आंतरिक सुरक्षा कानून है, ये वित्तीय कानून से संबंधित कानून होने के बावजूद, वित्तीय कानून से संबंधित कानून तो है, लेकिन फिर भी यह गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। ठीक है ना, वित्तीय मंत्रालय वित्त मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अब ये वित्त मंत्रालय में है या फिर किसी और मंत्रालय। ठीक। चलिए, आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के बारे में बताना, कौन सा कथन सही है। तो यह योजना 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करने का बात सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पानी कनेक्शन, शौचालय सुविधा, 24/7 बिजली की आपूर्ति, पहुंच के साथ पक्के घर प्रदान करना है। ठीक है, ये भी बात सही है। PMAYU ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर का मालिक या फिर सह मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया है, तो इसने नहीं किया है। ठीक है, और ये ठीक है ना, तो इसका पहला और दूसरा सही है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। चलिए, इसकी व्याख्या देखते, सही सी है। शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 25 जून 2015 को शुरू की गई है। 2022 तक ये सभी शहरी क्षेत्रों में आवास प्रदान करेगा। मिशन राज्यों के शासित प्रदेशों केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय पात्रता प्रदान करता है, जो सभी पात्र परिवारों लाभार्थियों को क्या करेगा, इतने करोड़ मकान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और भी ये देख लेते हैं। PMAYU के दिशा निर्देशों के अनुसार EWS आर्थिक रूप से कमजोर के लिए एक घर का आकार होगा 30 वर्ग मीटर। कालीन क्षेत्र, हालांकि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रालय के परामर्श अनुमोदन में घरों के आकार को बढ़ाने के लिए लचीलापन भी है, मतलब बातचीत करके ये सब उसको दायरे को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक। पूर्ववर्ती योजनाओं के विपरीत, पूर्ववर्ती जो योजनाएं थी उसमें अब क्या है कि EWS और LIG से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के इस प्रयास को जारी रखते हुए PMAY ने क्या किया, परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर की मालिक या सह मालिक होने का अनिवार्य प्रावधान किया। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों था? ठीक है, PMAY ने परिवार की महिला मुखिया के लिए, ठीक है, सही है। ठीक है ना, इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ परिवर्तित किया गया है। इसमें एक शौचालय होगा, सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन होगा, उज्ज्वला योजना के तहत LPG भी दिया जाएगा, पीने के पानी तक पहुंच होगा, जनधन बैंकिंग, ये सब सुविधाएं इसमें सुनिश्चित की जाएंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी। चलिए, आगे देखते क्या है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है ऐसे
कि जो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों के हिस्से में है। तो हम आपको बता दें, इनमें 4 ऑप्शन हैं, तो ये 2 नंबर जो है ये नहीं है, यूएन का हिस्सा ये नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों 1, 3, 4 हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, आर्थिक सामाजिक परिषद भी है, न्याय परिषद। तो 1, 3, 4 सही है, सी इसका सही उत्तर होगा, सी इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महासभा क्या काम करती भाई? ये मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण, प्रतिनिधि अंग है महासभा, ठीक। सुरक्षा परिषद का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के रखरखाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आर्थिक सामाजिक परिषद का क्या काम है? समन्वय, नीति समीक्षा, नीति के संवाद, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है, ठीक। अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। 11 ट्रस्टों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करता है, जो 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था। हालांकि 1 नवंबर 1994 को क्या किया गया, इसके संचालन को निलंबित किया गया, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, ठीक। सचिवालय क्या काम करेगा? महासभा संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्य को पूरा करता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 2 विवाद समाधान तंत्र हैं। हमने ऊपर अभी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है ये यूएन का पार्ट नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यूएन के सभी सदस्य राज्य भी यूनेस्को के सदस्य हैं, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनेस्को के 3 सदस्य देश ऐसे हैं जो कि यूएन में नहीं शामिल है, ठीक है। उसमें फिलिस्तीन भी आता है, ठीक। और यूएन के का 1 सदस्य ऐसा है जो कि यूनेस्को में नहीं शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों स्टेटमेंट क्या हुए, गलत हो गए। और जब दोनों गलत हुए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, डी इसका सही उत्तर। हाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे द हेग में है, नीदरलैंड में, संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग, बात सही है। आईसीजे को प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? राज्यों के बीच विवादों को स्थगित करना है, समाप्त करना, ठीक। यूनेस्को के 3 सदस्य देश हैं, यूनेस्को के 3 सदस्य देश हैं, कौन कौन से? कुक आइलैंड, नीयू और फिलिस्तीन, जो कि यूएन के सदस्य नहीं है, ठीक। जबकि एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य है लिचेनस्टीन यूएन का सदस्य है, लेकिन ये यूनेस्को में शामिल नहीं है, ठीक, सही है। चलिए आगे है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो आईसीसी है ये क्या करता है? आरोप व्यक्तियों का व्यक्ति मानवता युद्ध अपराध के खिलाफ अपराध के अधिकार क्षेत्र में के साथ एक स्वतंत्र निकाय है, इसका यूएन से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। यह जो है इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड द हेग में ही है। कोर्ट की स्थापना हुई है रोम संविधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न आ जाए कि रोम संविधि का परिणाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस संधि पर बातचीत की गई थी, हालांकि इसने संयुक्त राष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र निकाय बनाया है अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ARHC क्या है? कौन सा सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में गलत कथन है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ARHC की शुरुआत की, बात सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। ARHC प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उप योजना है, बात ये भी सही है, ठीक है। तीसरा, ARHC के लिए लाभार्थी EWS LIG श्रेणियों से शहरी, प्रवासी और गरीब हैं, ये भी बात सही है। तो गलत क्या है इसमें? गलत इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है, डी इसका सही उत्तर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सस्ती किराया आवास परिसरों की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ गैर औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में शहरी प्रवासियों गरीबों को रहने के लिए
रहने की आसानी प्रदान करेगा, ताकि उनकी कार्यस्थल के करीब में गरिमापूर्ण किफ़ायती किराए के आवास की सुविधा मिल सकेगी। ठीक। ARSC योजना 2 मॉडल पर काम करती है। कौन कौन सा मॉडल भाई? एक तो है मौजूदा सरकारी जो वित्त पोषित खाली घर हैं उनको सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब PPP के माध्यम से या फिर सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा ARSCs में परिवर्तित करना। दूसरा मॉडल है सार्वजनिक निजी संस्थानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि पर ARSCs का क्या करना, निर्माण, संचालन और रखरखाव। ठीक है, ये 2 मॉडल है इसके। चलिए इसका आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। सार्वजनिक निजी संस्थाओं, अच्छा, ARSCs के लिए लाभार्थी EWS LIC श्रेणियों से शहरी, प्रवासी और गरीब हैं। ARSCs सभी सामान्य सुविधाओं सहित एकल बेडरूम, ये सब ड्वेलिंग यूनिट का, ठीक है, 4 से बिस्तर शयन गृह का मिश्रण होगा इसमें, जिसका उपयोग न्यूनतम 25 साल तक होगा। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और PM केयर्स फंड, इन दोनों में क्या अंतर है ये बताना हमें, ठीक है ना। देखते हैं क्या अंतर है। PMNRF जो है सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए है, बात सही है। PM केयर्स फंड विशेष रूप से कोविड-19 जैसे समान महामारी स्थितियों में क्या हो, जैसे महामारी स्थितियों के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक, सही पूछा गया है तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है, PMNRF प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एक समिति द्वारा प्रबंधित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और टाटा ट्रस्टी का एक प्रतिनिधि शामिल था, जबकि प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड की अध्यक्षता करता है और 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संबंधित क्षेत्रों में न्यासी बोर्ड में नामित करता। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक। तो सही उत्तर पूछा गया है इसमें, सही कौन सा है, तो सही है A, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। A सही उत्तर है। अब देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड, ठीक है ना। तो इसमें 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री एक नागरिक सहायता आपातकालीन स्थिति निधि, पूरा नाम है PM केयर्स फंड का, ठीक है, राहत निधि में राहत है, इसका पूरा फुल फॉर्म है ये, PM या फिर PM केयर्स फंड को कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न संकट जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। फंड को व्यक्तियों और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त होता है। फंड कैसे मिल रहा है, सब अपनी स्वेच्छा से जितना जो जिसको जो मन करे वो जमा करे, ठीक, उन्हें कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। दान को कर मुक्त बनाया गया, टैक्स फ्री है। कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के विरुद्ध गिना जा सकता है, CSR, ठीक है ना। आगे है, यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 से भी मुक्त है, FCRA कानून से, यह FCRA कानून से भी मुक्त है, ठीक। विदेशी योगदान को स्वीकार करता है। PM केयर्स फंड की बात हो रही है, यह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 से मुक्त है, फ्री है, विदेशी योगदान को स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री अपनी अधिकारिता क्षमता में कोष की अध्यक्षता करते, प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं इसके, और 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संबंधित ट्रस्टी बोर्ड में नामित कर सकते हैं, ठीक। रक्षा, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्री निधि के पदेन ट्रस्टी हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ठीक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, अब देखते हैं क्या है, PMNRF, इसके बारे में देख लेते हैं भाई, ये क्या है। ये जो है जनवरी 1948 में स्थापित किया गया, ठीक। मूल रूप से विभाजन में शरणार्थियों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान को स्वीकार करने के लिए था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष क्या था, 48 में स्थापित हुआ है। यह क्या था कि शरणार्थियों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान को स्वीकार करने के लिए था, ठीक। अब इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों और
बड़ी दुर्घटनाओं, दंगों के शिकार लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने, एसिड हमले के पीड़ितों, अन्य लोगों के चिकित्सा खर्च का समर्थन करने के लिए किया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। बड़ी दुर्घटना हो जाए, दंगम शिकार लोग हो जाएं, उनको तत्काल ये सब ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को मूल रूप से एक समिति के द्वारा राष्ट्रीय राहत कोष को एक समिति के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, ना कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड को, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री, डिप्टी वित्त मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, टाटा ट्रस्टी प्रतिनिधि और एक उद्योग प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की संरचना और प्रधानमंत्री केयर्स फंड की संरचना दोनों को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। हालांकि 1985 में समिति ने प्रधानमंत्री को फंड का पूरा प्रबंधन सौंपा। 1985 में प्रधानमंत्री को फंड का पूरा प्रबंधन सौंप दिया गया, जिनके पास फंड डिसबर्सल के लिए वर्तमान में एकमात्र विवेक है, ठीक। पीएमओ में एक संयुक्त सचिव मानद आधार पर कोष का संचालन करता है। मानद आधार पर कोष का संचालन कौन कर रहा है? संयुक्त सचिव है पीएमओ में, ठीक है। पीएम केयर की सीमाएं हैं कुछ, पीएम केयर फंड जो है उसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं भाई? सीमा यह स्पष्ट नहीं है कि फंड आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कि यह फंड जो है आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है कि नहीं आता, या फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाता है, कैग के द्वारा, ठीक। हालांकि स्वतंत्र ऑडिटर फंड का ऑडिट करेंगे, स्वतंत्र ऑडिटर जो होंगे वो फंड का ऑडिट कर सकते हैं, ठीक। सीएसआर व्यय के रूप में गिनने के लिए निधि में अनकैप्ड कॉर्पोरेट दान की अनुमति देने का निर्णय है। पीएमएनआरएफ, ठीक है। मुख्यमंत्री राहत कोष को प्रदान नहीं की गई सुविधा, क्या कहते हैं कि यह कहते हुए पिछले दिशा निर्देशों के खिलाफ जाता है कि सीएसआर का उपयोग कॉर्पोरेट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, का उपयोग सरकारी योजनाओं को निधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए, निधि देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी पैनल ने पूर्व में इस आधार पर पीएमएनआरएफ में सीएसआर योगदान की अनुमति देने के खिलाफ सलाह दी थी और कि कर छूट का दोहरा लाभ प्रतिगामी प्रोत्साहन होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है इसकी संरचना के बारे में, ठीक है, इनके काम के बारे में, ठीक। कुछ सीमाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते क्या है। कोई बात नहीं, चलिए आ गया है, उत्तर भी आ गया आपका सामने ही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केस फर्टिलिटी रेट सीएफआर का वर्णन करता है, जिससे अक्सर हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ठीक है। तो प्रश्न सामने, उत्तर आपका सामने दिख रहा है। तो इसमें सही कौन सा है? डी है, ठीक है। कैसे? एक निश्चित अवधि में बीमारी के साथ निदान किए गए सभी व्यक्तियों के बीच एक निश्चित बीमारी से होने वाली मौतों का अनुपात है केस फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। केस फर्टिलिटी रेट क्या है? एक निश्चित अवधि में बीमारी के साथ निदान किए गए सभी व्यक्तियों के बीच एक निश्चित बीमारी से होने वाली मौत का अनुपात, कि मतलब एक क्षेत्र है, ये एक टाइम है, इतने दिन में कितने लोग बीमार हुए, उनका कितने उनमें से कितने लोगों को निदान किया गया, ठीक है, फिर कितने लोग मरे हैं। इन जो दो अनुपात होगा वही होता है केस फर्टिलिटी रेट। मान लीजिए 10 लोग बीमार हुए, ये दिन रख लें हम 5 दिन में, 10 लोग बीमार हुए इसमें, ठीक, 4 लोग सही हो गए, ठीक है। ये तो टोटल है, ये सही होने वाला है, मरे मान लो 3 मर गए, नहीं 4 सही हो रहे हैं, 6 तो मरेंगे ना। तो ये जो ये है यही है आपका केस फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कोविड-19 केस फर्टिलिटी रेट में स्लाइड के निरंतर सकारात्मक मार्ग पर भारत के वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर सबसे कम है, ये भी ध्यान रखना है, जो कि क्या है 1.93% है, ठीक है ना। केस दर क्या है? CFR, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार CFR एक बीमारी की गंभीरता का एक उपाय है।
बीमारी की गंभीरता का उपाय है CFR, ठीक है। और इसे एक निर्दिष्ट बीमारी स्थिति के मामलों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक निर्दिष्ट समय के भीतर घातक होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एक CFR जो है कभी कभी मामला घातक जोखिम केस फैटेलिटी अनुपात कहा जाता है। एक निश्चित बीमारी से होने वाली मौतों का अनुपात है जो किसी विशेष अवधि के लिए बीमारी के निदान वाले लोगों की कुल संख्या की तुलना में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। चलिए आगे देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी स्थापना स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखना है कि प्रश्न में किस पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो बात सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करता है। विदेश मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रण में, विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्त निकाय के रूप में काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा C, क्योंकि सही उत्तर था, ठीक है। राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया है, ठीक है। इसलिए ये समाचार में रहा है, ठीक। ये इसमें कोई न्यूज़ नहीं थी, लेकिन ये समाचार में क्यों आया, समाचार में इसलिए आया क्योंकि इसके मुख्यालय में भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया गया है, ठीक। अब देखिए, मार्च 1977 से 1979 तक ICCR के पदेन अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी मार्च 1977 से अगस्त 1979 तक ICCR के पदेन अध्यक्ष रहे जब वे विदेश मंत्री थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए इनके बारे में आ जाए और ये स्टेटमेंट में आए तो ये बात भी सही रहनी चाहिए, ठीक। अब देखते हैं ICCR क्या है। 1951 में स्थापित हुआ है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1957 में पंजीकृत एक सोसाइटी है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1957 पंजीकृत एक सोसाइटी है। यह ICCR की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी जब वो शिक्षा मंत्री थे। ध्यान रखना है, संगठन 1970 तक शिक्षा युवा मामलों के मंत्रालय के 1970 तक जो था यह शिक्षा 1970 तक शिक्षा युवा मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में था। ये 1970 तक की बात हो रही है, ठीक है। चूँकि इसके शासनादेश में विदेशी संस्थाओं के साथ सहभागिता शामिल थी, इसलिए ICCR 1970 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कहाँ चला गया, विदेश मंत्रालय में स्थानांतरित हो गया, ठीक। तब से यह विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम कर रहा है। एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि स्टेटमेंट के रूप में अगर आता है कि ICCR शुरू से मतलब अभी तक विदेश मंत्रालय के अंतर के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय बना रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, आज जो है वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आलेख, आलेख क्या है भाई, देखते हैं आलेख क्या है। आलेख स्वास्थ्य और पोषण पर एक त्रैमासिक न्यूज लेटर है। क्या है? स्वास्थ्य पोषण पर एक त्रैमासिक मतलब 3 माह में, 3 माह वाला है ये, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो 3 त्रैमासिक न्यूज लेटर जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, बताना है हमें ये किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया, ठीक है। तो लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इसका सही उत्तर क्या है? ए होगा।
ए सही उत्तर। हाँ, देखते हैं क्या है इसमें। जनजातीय मामलों मंत्रालय द्वारा हाल ही में पहल की एक श्रृंखला की घोषणा की गई, जिसमें जनजातीय स्वास्थ्य पोषण पोर्टल, क्या स्वास्थ्य और पोषण पे ये न्यूज़लेटर शामिल थे। इसमें इसका नाम है आलेख। राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल, राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। आलेख क्या है? एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर जो जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जनजातीय मामलों मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में कौन नहीं आता है, ये बताना है। ठीक है, हमें बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आता है। देखते हैं कौन नहीं आता है। तो वही देखिए, मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मूल क्षेत्राधिकार केंद्र व राज्यों के बीच अगर विवाद है तो उसको निपटाना। ठीक है, ये सब अनुच्छेद 131 आर्टिकल है 131। इसमें क्या क्या है कि केंद्र व राज्य के बीच कोई विवाद होगा उसे निपटाए, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, दूसरा, दो या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता तो उसको भी निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तीसरी चीज, भारत सरकार और कोई राज्य हो, फिर दूसरी तरफ में एक या अधिक राज्य हो, इन दोनों के बीच अगर विवाद होता तो वो भी उसे निपटाना होता है। ठीक, ये होते मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन इसमें केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद जो है ये मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान रखना। आर्टिकल 131, दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए, केंद्र राज्य के बीच विवाद हो जाए, भारत सरकार राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, तो उस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसका निर्णय करता है। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए, आज का प्रश्न, आज बहुत कम प्रश्न थे, 12 से 14 प्रश्न ही थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और फिर बाकी हम कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।